प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी की दुनिया में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो सेट 3 की परीक्षाएं करवा रहा है। तो आज कक्षा 10वीं हिंदी की परीक्षा थी, उसकी आंसर की आज हम आपके बीच प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट सेट 3 दिसंबर 2021 क्लास 10वीं सब्जेक्ट हिंदी। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर का ये है। परीक्षा हुई थी 20 नंबर की, 60 मिनट समय था। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 9 तक प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। प्रश्न संख्या 10 से 12 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है तथा प्रश्न संख्या 13 5 अंक का है। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न जैसा कि आप देख पा रहे हैं, निकट आए हुए 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। निकट आए हुए 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। पहला समास, दूसरा शब्द, तीसरा संधि, चौथा कारक। तो ये 4 ऑप्शन में से आप अपना ऑप्शन चुनिए, आपको क्या लगता है क्या होगा। तो चलिए मैं इसका उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर है संधि। संधि की परिभाषा भी आप याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। 2 परस्पर वर्णों के मिलने से एक विकार आता है, एक परिवर्तन आता है, उसी को संधि कहते हैं। प्रश्न 2 की ओर बढ़िए। संधि के कितने भेद हैं? तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो यह तो आपको पता ही होगा। संधि के जो भेद हैं वो 3 हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ गए हैं हम। तीसरा प्रश्न है, इनमें से स्वर संधि का भेद कौन सा है? ये आपको दे दिए 4 ऑप्शन। पहला दीर्घ संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, चौथा है निपात। प्रश्न को एक बार दोहरा लें, इनमें से स्वर संधि का भेद कौन सा है? तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि ये तो संधि के अलग ही भेद हैं, स्वर संधि का भेद नहीं है ये संधि के भेद हैं। तो पहला जो है दीर्घ संधि, ये स्वर संधि का भेद है। तो उत्तर है आपका दीर्घ संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां होता है अयादि संधि। तो तीसरे का उत्तर है क दीर्घ संधि। प्रश्न 4 की ओर बढ़ गए हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कहते हैं। जो शब्दांश हैं किसी शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और किसी नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क उपसर्ग, ख विशेषण, ग प्रत्यय और घ क्रिया। तो ये आपको पता ही है। इसका उत्तर है क उपसर्ग। ये शब्द के पहले जुड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। प्रश्न 5वां देखिए, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन देखिए, पहला है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा है 5। प्रत्यय के प्रकार, तो इसका सही उत्तर है आपका क 2। प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, मैं बता देता हूँ दोनों प्रकारों के नाम। पहला होता है कृत प्रत्यय, कृत या कृदंत भी आप उसे कह सकते हैं। ये प्रत्यय वो होता है जो मूल धातुओं में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है। जैसे लिख धातु है, लिख, लिख में ना लग गया तो बनेगा लिखना। तो ये हुआ आपका ना जो प्रत्यय है, ये हुआ कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। दूसरा प्रकार होता है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। तो आपको पता लग गया होगा प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित।
छठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रमेश शब्द में स्वर संधि है। अब ये सत्य या असत्य आपको बताना है, ये कथन सत्य है या असत्य है। रमेश में स्वर संधि है तो ये कथन पूर्णतया सत्य है, क्योंकि रमा जमा ईश, रमा जमा ईश मिलकर के बनता रमेश। तो आ और ई दोनों स्वर हैं, दोनों स्वरों के मेल के कारण ए बना है, तो इसलिए ये स्वर संधि है। और स्वर संधि का भी भेद है गुण संधि। अब प्रश्न 7वें की ओर हम आ गए हैं। स्वागत शब्द में उपसर्ग है, तो ये सत्य कथन है। स्वागत में स्व या सु भी आप कर सकते हैं, ये उपसर्ग है। प्रश्न 8, लिखना शब्द में कृत प्रत्यय है। तो अभी हम प्रत्ययों के भेद आपको बता के आए हैं। तो लिखना में लिख जमा ना प्रत्यय है, और ना जो है वो कृत प्रत्यय है, क्योंकि ये मूल धातु में लगा हुआ है, तो ये सत्य है। प्रश्न 9, वक्ता के कहने का ढंग वाच्य कहलाता है। कोई भी वक्ता है, बात जो कह रहा है, उसके कहने का ढंग जो है वो वाच्य कहलाता है। यह बात पूरी तरह सत्य है। वक्ता जब भी अपनी बात कहता है तो वह कर्ता को मुख्य बनाकर या कर्म को मुख्य बनाकर या भाव को मुख्य बनाकर बात कहता है। इसीलिए वाच्य के 3 भेद होते हैं। तो 9वें का भी उत्तर सत्य है। अब आते हैं 10वें और 11वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखिए, संधि की परिभाषा लिखकर उसके भेदों के नाम लिखिए। संधि की परिभाषा लिखनी है, तो परिभाषा हम कितनी बार आपको बता चुके हैं। संधि की जब भी परिभाषा की बात आती है तो हम ये याद रखें, 2 वर्णों के मिलने से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। अब इसके भेदों की बात करें तो स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उनकी भी परिभाषाएं यदि आप बहुत संक्षेप में याद करना चाहें। संधि का तो बताया 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को। स्वर संधि का थोड़ा सा बदलाव, स्वर आया हुआ है तो स्वरों के, 2 स्वरों के आपस में मेल से होने वाले परिवर्तन को, या 2 स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से होने वाले परिवर्तन को, या ऐसे भी कह सकते हैं व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो मेल होता है उसे स्वर संधि व्यंजन संधि कहते हैं। भाई व्यंजन आया फिर उसके बाद व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए, तो उनके मिलने से जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि नाम दिया जाता है। ऐसे ही विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। प्रश्न 11, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं, जैसे दिन है, दिन में प्रति उपसर्ग लगा करके हम उसे प्रतिदिन बना देते हैं। तो दिन एक शब्द था, प्रति लग करके एक दूसरा शब्द बन जाता है प्रतिदिन। तो इस तरह से उपसर्ग काम करते हैं। प्रश्न 12, प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रश्न 12 में प्रत्यय का पूछा है, तो प्रत्यय पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उसके अर्थ में या तो पहले वाला जो शब्द था उसके अर्थ में या तो वृद्धि करेंगे या उसके अर्थ को बदल देंगे, लेकिन इनका मूल जो कार्य है वो नए शब्दों का निर्माण करना है। तो प्रत्यय हमने बता दिए थे आपको, 2 तरह के होते हैं, एक प्रत्यय कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। और अंतिम प्रश्न की ओर हम आ गए हैं। प्रश्न 13, वाच्य की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। वाच्य, तो वाच्य जो है इसकी जब हम परिभाषा देंगे तो हम कहेंगे बात को कहने का ढंग वाच्य कहलाता है। जो
वक्ता है वो जिस तरीके से अपनी बात प्रस्तुत करता है उसे वाच्य कहते हैं। कोई भी वक्ता 3 तरह से अपनी बात को प्रस्तुत करता है। इसी आधार पर वाच्य के 3 भेद होते हैं। जब वक्ता कर्ता को मुख्य बना करके अपनी बात कहता है, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं जो है वो कर्ता है और स्वयं दिल्ली जाने की बात कर रहा है। तो इस वाक्य में जो क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से आएगी। इस तरह के वाक्य को कर्तृवाच्य कहा जाता है। जब कर्ता को मुख्य बनाया जाए तो कर्तृवाच्य। दूसरा होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में होता है मेरे द्वारा दिल्ली जाया जाएगा। पहला था मैं दिल्ली जाऊंगा, तो मैं जो है वो काम करेगा, तो क्रिया जो है मैं के हिसाब से आएगी। मैं यदि कोई लड़का है तो जाऊंगा, लड़की है तो जाऊंगी, और बहुवचन है तो जाएंगे। तो वहाँ कर्ता के हिसाब से क्रिया काम कर रही थी। इसमें क्या होता है, कर्मवाच्य में जो क्रिया है वो कर्म के हिसाब से काम करती है। कर्म के हिसाब से क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। मेरे द्वारा दिल्ली जाया जाएगा, तो अब यहाँ मैं या मेरे द्वारा ये जो है ये गौण हो गया है। अब बात है दिल्ली जाया जाएगा, तो अब यहाँ जो क्रिया है वो दिल्ली के हिसाब से आएगी, ना कि कर्ता के हिसाब से। इसलिए यहाँ होगा आपका कर्मवाच्य। और भाववाच्य कब होता है? भाववाच्य तब होता है जब कर्ता और कर्म दोनों में से कोई भी मुख्य नहीं होता। ऐसे में भाव मुख्य होता है, तो ऐसी स्थिति में आपका होता है भाववाच्य। जब कर्ता कर्म की बजाय भाव को मुख्य मान लिया जाए। मेरे द्वारा जाया जाएगा, अब कर्म उसमें नहीं होता। भाववाच्य में खासियत ये होती है कि उसमें कर्म नहीं होता। कर्म होगा तो फिर वो कर्मवाच्य बनेगा, भाववाच्य नहीं बनेगा। तो ये हुए वाच्य की परिभाषा। वक्ता के द्वारा बात कहने के ढंग को वाच्य कहा जाता है। उसके 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। कल फिर किसी अन्य वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।